तो आज हम मेटफॉर्मिन नाम की दवा पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, कुछ तो सीधे सीधे विज्ञान पर आधारित हैं जो इसके कैंसर के जोखिम और लॉन्ग टर्म इस्तेमाल पर बात करते हैं। और एक स्रोत ऐसा भी है जो कुरान के सिद्धांतों के जरिए स्वास्थ्य और बीमारी को समझने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश करता है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद इन सभी धागों को एक साथ बुनना है, और मुझे लगता है कि सबसे पहले उस सवाल का जवाब देना जरूरी है जो शायद हर किसी के दिमाग में आता है, जो भी इस दवा का नाम सुनता है। क्या मेटफॉर्मिन से कैंसर होता है? क्योंकि ये डर तो बहुत है। ये सबसे जरूरी सवाल है और अच्छी बात यह है कि विज्ञान इसका काफी साफ जवाब देता है। अगर हम सभी हाई क्वालिटी स्टडीज को देखें तो जवाब है नहीं। नहीं। ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जो ये दिखाए कि लंबे समय तक मेटफॉर्मिन लेने से कैंसर का खतरा बढ़ता है, बल्कि ज्यादातर रिसर्च तो इसका उल्टा ही दिखाती है। उल्टा मतलब ये कि इससे खतरा कम हो सकता है। ये तो उस आम धारणा से बिल्कुल अलग है जो फैली हुई है। हाँ। तो फिर ये डर आया कहाँ से? अगर विज्ञान कुछ और कह रहा है तो लोगों के मन में ये बात बैठी कैसे? देखिए, ये डर कुछ खास घटनाओं और कह सकते हैं गलत फहमियों का नतीजा है। इनमें से पहली और सबसे बड़ी वजह थी एनडीएमए संदूषण का मामला। एनडीएमए? जी। 2019-20 के आसपास मेटफॉर्मिन के कुछ बैचों में एनडीएमए नाम का एक तत्व पाया गया था जो संभावित रूप से कैंसर कर सकता है। अच्छा। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मेटफॉर्मिन दवा का हिस्सा नहीं था। ये उसे बनाने की प्रक्रिया में आई एक अशुद्धि थी, एक तरह की मिलावट। ओके, तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग की गड़बड़ी थी, दवा के काम करने के तरीके से इसका कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल। उन सभी बैचों को तुरंत बाजार से वापस ले लिया गया था और उस घटना के बाद से आज सप्लाई की बहुत सख्ती से जांच होती है। तो ये एक खास बैच की प्रॉब्लम थी, पूरी दवा की नहीं। ठीक है, एक वजह तो समझ आ गई, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि ये दवा शरीर में कुछ विटामिन की कमी कर देती है। क्या इस डर की जड़ वहां भी है? बिल्कुल। आप विटामिन B12 की बात कर रही हैं, और ये दूसरी बड़ी गलतफहमी है। ये सच है कि मेटफॉर्मिन का लंबे समय तक इस्तेमाल, खासकर 2-4 साल के बाद, शरीर में विटामिन B12 के अवशोषण को कम कर सकता है। अच्छा। और कुछ लोगों ने इस बात को पकड़कर एक थ्योरी बना ली कि B12 की गंभीर कमी से डीएनए को नुकसान हो सकता है, और डीएनए को नुकसान होना सैद्धांतिक रूप से कैंसर से जुड़ा है। लेकिन ये तो बहुत घुमा फिरा कर जोड़ी गई बात लग रही है। बिल्कुल। क्या इसका कोई सीधा सबूत है? कोई सीधा सबूत नहीं है। ये एक बहुत ही अप्रत्यक्ष और कमजोर लिंक है। असलियत यह है कि B12 की कमी एक जानी मानी और आसानी से मैनेज की जा सकने वाली समस्या है। मतलब रेगुलर जांच और सप्लीमेंट से? हाँ, डॉक्टर नियमित जांच की सलाह देते हैं और जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट दे देते हैं। ये एक मैनेजमेंट का मुद्दा है, दवा के कैंसरकारी होने का नहीं। और तीसरा कारण, क्योंकि मुझे लगता है लोग इस बात से भी डरते हैं कि ये दवा शरीर में कोशिकाओं के स्तर पर कुछ छेड़छाड़ करती है। हाँ, और ये AMPK और MTO पाथवे से जुड़ा भ्रम है। ये कोशिकाओं के अंदर सिग्नल देने के रास्ते हैं। अच्छा। अब कोशिकाओं के साथ हस्तक्षेप सुनने में ही डरावना लगता है, भले ही उसका नतीजा अच्छा हो। सच तो ये है कि मेटफॉर्मिन MTO नाम के पाथवे को दबाता है, और MTO का काम है कोशिकाओं को अनियंत्रित रूप से बढ़ने का सिग्नल देना। एक मिनट, तो अगर MTO अनियंत्रित विकास को बढ़ावा देता है, हाँ, और मेटफॉर्मिन उसे दबाता है, हाँ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मेटफॉर्मिन अनियंत्रित विकास को रोक रहा है। ये तो कैंसर रोधी हुआ, कैंसर कारक नहीं। बिल्कुल सही, आप एकदम सही समझी। ये एक कैंसर रोधी क्रिया है। इसी वजह से तो आज ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर के इलाज के क्षेत्र में मेटफॉर्मिन पर इतनी रिसर्च हो रही है। अच्छा। हाँ, असल में मेटफॉर्मिन इंसुलिन के स्तर को भी कम करता है, और इंसुलिन कई तरह के ट्यूमर के लिए एक ग्रोथ सिग्नल की तरह काम करता है। वाह। ये शरीर में पुरानी सूजन को भी कम करता है। इसीलिए स्तन, पेट और लिवर जैसे कुछ कैंसर का खतरा उन लोगों में कम देखा गया है जो इसे लेते हैं। तो ये तो पूरी कहानी ही पलट गई। मतलब असली खतरा दवा में नहीं बल्कि उन बीमारियों में है जिनके लिए ये दी जाती है, जैसे मोटापा और इंसुलिन प्रतिरोध, जो खुद कैंसर के बड़े कारण हैं। बिल्कुल। असली जोखिम वो मेटाबॉलिक माहौल है, दवा नहीं। ठीक है, तो अगर कैंसर का डर बेबुनियाद है तो असली सवाल ये बनता है कि जो लोग इसे सालों से ले रहे हैं उन्हें असल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसके वास्तविक लाभ और जोखिम क्या हैं? लाभ बहुत स्पष्ट हैं। सबसे पहला और बड़ा फायदा है ब्लड शुगर पर बेहतर नियंत्रण।
ये लिवर में ग्लूकोज के उत्पादन को कम करता है और मांसपेशियों की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है। और पीसीओडी या पीसीओएस जैसी स्थितियों में तो ये गेम चेंजर साबित होता है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहां इंसुलिन प्रतिरोध ही समस्या की जड़ है। दूसरा, ये वजन को संतुलित रखने या हल्का कम करने में मदद कर सकता है। और जहां तक जोखिमों की बात है, B12 की कमी के अलावा और क्या है जिस पे नजर रखनी चाहिए? B12 की कमी सबसे आम और सबसे जरूरी चीज है। इसकी कमी से थकान, हाथ पैर में सुन्नपन या झुनझुनी और याददाश्त से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए रेगुलर जांच जरूरी है। हाँ, हर साल B12 की जांच की सलाह दी जाती है। इसके अलावा पाचन से जुड़ी समस्याएं भी काफी आम हैं, खासकर जब दवा शुरू की जाती है। गैस या दस्त जैसी दिक्कतें। पर वो समय के साथ ठीक हो जाती हैं शायद। हाँ, अक्सर कुछ हफ्तों में ठीक हो जाती हैं या फिर दवा का XR मतलब एक्सटेंडेड रिलीज वर्जन लेने से आराम मिलता है। और क्या कोई गंभीर जोखिम भी है जिसके बारे में जानना जरूरी हो? एक बहुत ही दुर्लभ लेकिन गंभीर जोखिम है लैक्टिक एसिडोसिस का। ये क्या होता है? ये तब होता है जब खून में लैक्टिक एसिड खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों में होता है जिन्हें पहले से ही किडनी या लिवर की कोई गंभीर बीमारी है। इसीलिए डॉक्टर हमेशा किडनी फंक्शन की जांच करते रहते हैं। प्रैक्टिकल बात है। लेकिन अब चलिए उस दूसरे नजरिए पे आते हैं जो हमारे एक स्रोत में दिया गया है, कुरानिक दृष्टिकोण। ये कमाल है। मतलब विज्ञान हमें बता रहा है कि एक दवा कैसे काम करती है, लेकिन ये स्रोत हमें ये समझने में मदद कर रहा है कि हमें उस दवा की जरूरत ही क्यों पड़ी। ये समस्या की जड़ पर जा रहा है। हाँ, और यहीं पर ये चर्चा बहुत गहरी और दिलचस्प हो जाती है। ये स्रोत दवा को अच्छा या बुरा कहने के बजाय स्वास्थ्य के उन बुनियादी सिद्धांतों पर ध्यान देता है जहां से बीमारी पैदा होती है। कुरान के अनुसार बीमारी तब पैदा होती है जब मीज़ान यानी संतुलन बिगड़ जाता है। मीज़ान या संतुलन, ये सिद्धांत क्या है और ये आज की बायोलॉजी से कैसे जुड़ता है? ये स्रोत 4 कुरानिक शब्दों को मॉडर्न बायोलॉजी से बहुत खूबसूरती से जोड़ता है। पहला शब्द है इसराफ। इसराफ। कुरान में कहा गया है खाओ और पियो, लेकिन इसराफ मत करो। ज्यादातर लोग इसका मतलब सिर्फ जरूरत से ज्यादा खाना समझते हैं। हाँ, मैंने भी यही सुना है। लेकिन स्रोत इसका आज के समय में अर्थ बताते हैं बार बार खाना, हर 2 घंटे पे स्नैकिंग करना, चीनी और मैदे वाली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल, देर रात को भारी भोजन करना और दिन भर बैठे रहने वाली जीवन शैली। ये सब मिलकर एक तरह का मेटाबॉलिक बोझ बनाते हैं। यानी इसराफ सिर्फ पेट भरने से नहीं, बल्कि हमारे खाने के तरीके और पूरी लाइफस्टाइल से जुड़ा है। देर रात तक जागना, स्विगी जोमेटो करना, बैठे रहना, ये सब उसी में आ गया। तो इस इसराफ का शरीर पर क्या असर होता है? इसराफ की वजह से शरीर में लगातार इंसुलिन का स्तर बढ़ा रहता है। आप जब भी कुछ खाते हैं, खासकर कार्ब्स, तो ग्लूकोज का स्पाइक आता है और उसे संभालने के लिए शरीर को इंसुलिन छोड़ना पड़ता है। और जैसा हमने पहले बात की थी, इंसुलिन सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं करता, ये तो एक ग्रोथ हार्मोन है। बिल्कुल। तो हम शरीर को लगातार बढ़ो 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 का सिग्नल दे रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर तीसरा सिद्धांत आता है मीज़ान का टूटना। जब इंसुलिन लगातार बढ़ा रहता है तो कोशिकाओं का अंदरूनी संतुलन बिगड़ जाता है। कैसे? ऑटोफेगी यानी कोशिकाओं की अपनी अंदरूनी सफाई की प्रक्रिया रुक जाती है। शरीर में हर समय एक हल्की सूजन बनी रहती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कुरान कहता है, उसने आसमान को ऊंचा किया और संतुलन यानी मीज़ान स्थापित किया ताकि तुम संतुलन का उल्लंघन ना करो। और जब ये संतुलन लंबे समय तक टूटा रहता है तो उसका आखिरी नतीजा क्या होता है? आखिरी चरण है तुग़यान। तुग़यान? हाँ, ये एक बहुत गहरा अरबी शब्द है जिसका मतलब है अपनी हदों को पार कर जाना, सीमा का उल्लंघन करना या बागी हो जाना। स्रोत के अनुसार कैंसर जैविक रूप से तुग़यान ही है। मतलब? ये कोशिकाओं की वो अवस्था है जब वे अपनी सीमाएं भूल गई हैं। वे अपने तयशुदा समय पर मरने से इनकार कर देती हैं और अनियंत्रित रूप से बस बढ़ती ही चली जाती हैं। वाह! तो कैंसर असल में जैविक तुग़यान है, कोशिकाएं जो अपनी हदें भूल गई हैं। हाँ। इस नजरिए से देखें तो कैंसर अचानक होने वाली कोई घटना नहीं है। ये इसराफ से भरे माहौल में धीरे धीरे पनपता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो फिर इस पूरी तस्वीर में मेटफॉर्मिन कहाँ फिट बैठता है? अगर हम इसे इस बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो मेटफॉर्मिन तुग़यान यानी अनियंत्रित विकास को बढ़ावा नहीं देता। इसके बिल्कुल विपरीत ये इंसुलिन और MTR सिग्नलिंग को कम करके उस पर एक लगाम लगाता है, उसे रोकता है। हाँ,
ये उस बागी विकास को अस्थायी रूप से रोकता है। इसलिए ये दवा मीज़ान यानी संतुलन को वापस लाने के सिद्धांत के साथ काम करती है, उसे बिगाड़ती नहीं है। लेकिन स्रोत में एक चेतावनी भी दी गई है ना, किसी तरह के पाखंड के बारे में। हाँ, और ये सबसे जरूरी बात है। स्रोत इसे आध्यात्मिक पाखंड कहता है। ये वो स्थिति है जब कोई व्यक्ति मेटफॉर्मिन की गोली तो खा रहा है, लेकिन अपनी इसराफ वाली जीवन शैली को जारी रखता है। मतलब मीठा खाना, देर रात तक खाना, एक्सरसाइज ना करना, ये सब? हाँ, ये ठीक वैसा ही है जैसे आप घर में लगी आग के अलार्म को तो बंद कर रहे हैं, लेकिन आग में घी डालना जारी रखे हुए हैं। आप लक्षण का इलाज कर रहे हैं, लेकिन बीमारी की जड़ को हर रोज खुद ही सींच रहे हैं। तो इसका असली मतलब ये हुआ कि ध्यान दवा से डरने पर नहीं, बल्कि उस जीवन शैली को ठीक करने पर होना चाहिए जो शरीर में ये असंतुलन पैदा कर रही है। इस नजरिए से कैंसर एक गोली की समस्या नहीं है, ये संतुलन की समस्या है। बिल्कुल, दवा उस संतुलन को वापस लाने में एक मददगार हो सकती है, लेकिन वो उस जीवन शैली का विकल्प नहीं है जो संतुलन बनाती है। तो हमने एक सीधे सवाल से शुरुआत की थी, क्या मेटफॉर्मिन से कैंसर होता है? और विज्ञान ने हमें बताया कि ये डर असल में कुछ गलतफहमियों पर आधारित एक मिथक है। हमने इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल, फायदों और जोखिमों को समझा, जिसमें B12 की निगरानी सबसे जरूरी है। और फिर कुरानिक सिद्धांतों के जरिए हमने एक गहरी समझ हासिल की, जिसने बीमारी को संतुलन के टूटने और कैंसर को सीमा के उल्लंघन या तुग़यान के रूप में देखा। बिल्कुल, और मुख्य बात यही है कि हमारा ध्यान दवा पर नहीं, बल्कि उस इसराफ या मेटाबॉलिक बोझ पर होना चाहिए जो बीमारी के लिए जमीन तैयार करता है। वही माहौल। हाँ, मोटापा, इंसुलिन प्रतिरोध और शरीर में पुरानी सूजन ही वो मिट्टी है जिसमें कैंसर जैसी बीमारियां पनपती हैं। दवा एक औजार हो सकती है, एक अस्थायी सहारा हो सकती है, लेकिन असली इलाज और बचाव तो उस संतुलन को वापस पाने में ही है। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। एक स्रोत हमें बताता है कि इसराफ के सिद्धांत की पहचान करके कुरान ने 1400 साल पहले ही कैंसर के लिए अनुकूल माहौल का निदान कर दिया था। आज के समय में ऐसे और कौन से स्वास्थ्य संकट हैं, चाहे वे मानसिक हों या शारीरिक, जिन्हें हम एक नई गोली की तलाश करने के बजाय संतुलन और अधिकता के साथ अपने संबंध की जांच करके बेहतर ढंग से समझ सकते हैं?